तो सारे ठीक से आवाज वगैरह सभी आदरणीय आमंत्रित सज्जन और बहुत वरिष्ठ लोग, बड़े विद्वान लोग आज यहाँ बैठे हैं। मैंने रात सबसे बात की थी, मैंने कहा एक निवेदन मेरा है कि मैं बैठ के बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने उसी क्रम में मेरे से पूछ लिया कि आपकी उम्र कितनी है। मैंने 66। तो बोले मेरी 76 है। फिर मैंने तो गलत सवाल कर दिया। मैंने हिम्मत करके मैं खड़ा होकर भी बोल सकता था क्योंकि 66 और 76 में पूरे दशक का फर्क है। तो बहुत हमारे सम्मानित लोग हैं। और जब मैं जनरल में एडमिशन करने लिया था तो डॉक्टर साहब उस समय हमारे मीडिया प्रभारी थे। ये बातें भी हमने बाद में ताजा की। और जब मैंने एडमिशन लिया था तो सुनील जी ने बताया कि मैं सीनियर था। सीनियर नहीं, मेरे टीचर भी सब मेरे से छोटी उम्र के थे। और जब मैं पहले दिन गया तो उन्होंने सोचा कि किसी प्रोफेसर की नई अपॉइंटमेंट है। मुझे बड़ा मुश्किल हो गया मैं अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैं इन्हीं कुर्सी पर बैठ के पढ़ना मैंने आपके साथ। बहुत नियमित छात्र रहा मैं, क्योंकि छात्र आमतौर पर जो उस जिनको छात्र कहा जाता है वो भी उनमें थोड़ी सी एक अजीब तबीयत के लोग होते हैं। तो एक मैं बहुत गंभीर था। तो कई बार ऐसा होता था कि टीचर्स हमारे नहीं आ रहे लेकिन फिर भी मैं क्लास में पहुंच जाता था। इस वजह से एक अनुशासन हमारे शिक्षकों में भी आया कि वो भी कम से वो ये मान के आते थे कोई आया ना डॉक्टर त्यागी जरूर वहाँ पहुंचा होगा। और मैं असल में अपनी उम्र के हिसाब से एक एंजॉय भी कर रहा था यूनिवर्सिटी के माहौल को। पढ़ा गौड़ ब्राह्मण अरविंद कॉलेज में था। तो कॉलेज एक छोटी सी चीज़ है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं उसके एक एक लम्हा को जीना चाह रहा था, तो इसलिए वहाँ जाना होता था। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डेमोक्रेटिक फोरम का कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपसे बातचीत साझा कर पाऊँ। आमतौर पे जब मंच होते हैं उनमें सिर्फ लफाजी करनी होती है, राजनीति पर बोलना होता है, जर्नलिज्म पर, वो हम लोग बोल पाते हैं ठीक से। मेरे सामने इस बारे में थोड़ा सा चुनौती थी कि बहुत एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड लोगों के बीच में बोलना है और भाषण को अपने उद्बोधन को एकेडमिक स्वरूप देना है। तो वो लफाजी और जो रेटोरिक है उसकी गुंजाइश नहीं रह पाती। तो जरूरी था कि मैं थोड़ी सी तैयारी के साथ आता। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आप मेरी गुस्ताखी को माफ़ करेंगे कि पहले कि मैं बैठ के बोलूँ और दूसरा कि मैं बहुत देर कुछ चीज़ों की मदद इसमें से दूँगा। बाद में क्वेश्चन आंसर में जब बातचीत होगी तो यहाँ एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्पीच और रिलीजियस डिस्कोर्स। एक्चुअली में इट इज़ अ डिस्कशन और इस बहाने मेरी भी कुछ थोड़ी समझ में बढ़ोतरी होगी, आप लोगों से बातचीत होगी। मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि एक कोट है, आप इसको चुटकुला भी समझ सकते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा ये क्या था। कि भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। अब जो मैंने कहा था कि आप हंसना चाहें तो हंस सकते हैं, ये सारी बातें हमारे प्रधानमंत्री आज के जो मोदी जी उनके शब्द हैं। तो लोकतंत्र में उनकी और उनके दल की कितनी आस्था है ये शायद जो 4 लाइन है इनमें झलक रही है। बावजूद इसके हिंदुस्तान में जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं उनकी चिंता का स्तर लोकतंत्र को लेके जितना है इतना कभी नहीं रहा। 18-19 साल की उम्र थी मेरी जब 17 साल जब देश में आपातकाल शुरू हुआ और एक झटके में इमरजेंसी लगी, पता नहीं चला। और नहीं उस समय कोई देश में कोई बहुत बड़ी ऐसी बात थी, कोई ज़्यादा चिंता नहीं हुई। जो चिंता करने वाले लोग थे वो सारे जेलों में ठूंसती थे और इमरजेंसी लग गई। अब जब घोषित और अघोषित आपातकाल की बात होती है तो मैं कम से कम या हमारे जो मेरी उम्र के लोग हैं या थोड़ा कम भी हैं तो बड़ा अच्छा सा एक अंतर कर पाएंगे उसमें कि घोषित आपातकाल क्या था और अघोषित आपातकाल क्या था। सॉरी
मेरा फोन आ रहा है, मैं ऑफ नहीं कर पाया। ये मेरा पुत्र है अमेरिका में, इसी से हम उसकी वीडियो कर रहे थे। सुनिए आप सुनिए। तो जब वो घोषित आपातकाल था तो हमारी जवानी के दिन थे, और उस समय भी जयप्रकाश नारायण का नाम हमने पहली बार सुना था। हिंदू इंटर कॉलेज चांदपुर में है, तो बहुत बड़ी जगह नहीं, वहाँ का मैं विद्यार्थी था, और हम लोग इकट्ठा हुए। ये उसके रिपरकशंस ना जानते थे क्या होगा, और हमने वहाँ इंदिरा जी का पुतला फूंक दिया। बाद में पता चला कि बहुत गंभीर काम से हो गया गलती से। खैर चलती नहीं चीज़ें, सदस्त्र में मैं रोहतक में आ गया, चौधरी देवीलाल की सरकार थी। अब वहाँ से एक परंपरा जानने की शुरू हुई कि लोकतंत्र शायद कोई बड़ी चीज़ है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और जनता पार्टी की सरकार, थोड़ी सी रुचि उस समय से हुई। लेकिन तब एक लापरवाही समझो या बेपरवाही थी, कोई चिंता थी नहीं लोकतंत्र वगैरह की। अब जब मैं देखता हूँ लोगों को बात करते हुए, तो लगता है कि वो संकट तो बहुत छोटा था। अब घोषित आपातकाल नहीं है, लेकिन हर तरफ से, हर वर्ग में ये चेतना है कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा इस मोड़ पे आके कि लोकतंत्र हमारे लिए क्या वास्तव में इतना जरूरी है। इसी संदर्भ में आगे चलकर मैं एक बात, एक BBC पे मैंने इंटरव्यू देखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। उनको बार बार कोट किया जाता है इस बात को लेकर कि संविधान तंत्र में, संविधान की हमें चिंता करनी चाहिए, संवैधानिक मूल्य खत्म हो रहे हैं। जब मैं अपना ये थोड़ा भाषण की तैयारी कर रहा था, तो उसमें मुझे सबसे सटीक चीज़ यही लगी कि डॉक्टर अम्बेडकर से ही बातचीत प्रारंभ की जाती। 1953 का इंटरव्यू है, यानी कि देश की आज़ादी 5.5-6 साल की हुई थी, और उनसे जो BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो BBC का संवाददाता जो बात करता है उनसे, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आगे हमारी चर्चा में बहुत उपयोगी चीज़ होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा हस्ताक्षर तो कोई है नहीं, न संविधान का और न लोकतंत्र के प्रति बात रखने वाले। तो BBC संवाददाता उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र चलेगा? ठीक 6 साल बाद ही सवाल आने लगे। तो अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, यदि आप चाहें तो मैं औपचारिक अर्थ में कहूँगा। अगला सवाल आता है, आपका क्या मतलब है? BBC का संवाददाता चौंका कि नहीं चलेगा, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो अम्बेडकर कहते हैं कि कुछ आवधिक चुनाव, पीरियडिकल चुनाव होते रहेंगे, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह के। और अगला सवाल आता है, क्या चुनाव महत्वपूर्ण है? तो अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, चुनाव महत्वपूर्ण है यदि वे वास्तव में अच्छे आदमी पैदा करते हैं तो। लेकिन चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सरकार को बदलने का मौका देते हैं। सवाल फिर से BBC का कॉरेस्पॉन्डेंट करता है, उनको लगता है कि चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बदलने का मौका देते हैं। अम्बेडकर कहते हैं नहीं, हाँ, लेकिन ये किसे पता है कि मतदान का मतलब सरकार बदलना है। उस जमाने की बात है, आज तो लोगों की चेतना का स्तर बहुत बड़ा है, लेकिन 1953 में डॉक्टर अम्बेडकर ही महसूस करते थे कि मतदान का मतलब सरकार बदलना है। इतना लोग जानते हैं, लोगों में कोई चेतना नहीं है, और हमारी चुनाव प्रणाली कभी भी उम्मीदवार चुनने की अनुमति नहीं देती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस कहती है कि बैल को वोट दो, जो उनका चुनाव चिन्ह 2 बैलों के। ये सवाल कभी नहीं आता कि बैल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, उस बैल के पीछे कौन है, बैल चुनाव चिन्ह के पीछे कौन है, कौन उम्मीदवार है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। लोग सिर्फ चुनाव चिन्ह पर वोट करेंगे। लोगों को यह नहीं पता कि चुनाव चिन्ह कौन, बैल का प्रतिनिधित्व गधा कर रहा है या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है। यानी वो दौड़ था, यही कहा जाता था आमतौर पर गाँव में कि 2 बैलों की जोड़ी पर मोहर लगाइए, उसके बाद में कोई दीपक पर मोहर लगाइए। इनके पीछे कौन खड़ा है, वो कौन व्यक्ति है, किस विचारधारा से आ रहा है, उस समय तो समझ लोगों की ना पाते। फिर संवाददाता पूछते हैं कि औपचारिक अर्थ से क्या मतलब है आपका? क्या बुनियादी अर्थ में लोकतंत्र काम नहीं करेगा?
अम्बेडकर बोलते हैं हमारी सामाजिक संरचना संसदीय प्रणाली से बिल्कुल असंगत है। अगला सवाल वो पूछते हैं कि आपका मतलब यह है कि यह असमानता पर आधारित है, इनइक्वलिटी है? तो अम्बेडकर कहते हैं हाँ, यह असमानता पर आधारित है। जब आप जाति व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा, जब तक आप जाति व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा लेंगे, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। ये सामाजिक संरचना का प्रश्न है और इसे जाति से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। मैं ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक संरचना को ठीक करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी कोई सामाजिक संरचना को बदलने का प्रयास करता रहा होगा। यानी कि इसे इतना टाइम कंज्यूमिंग है ये कि आप अगर संतुष्ट होना चाहें कि काफ़ी बदल लिया, फिर भी कुछ लोग ये प्रयास कर रहे होंगे कि सामाजिक संरचना में बदलाव किया जाए, जाति प्रथा वगैरह को हटाने की बात की जाए। संवाददाता पूछते, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जाति व्यवस्था के खिलाफ कई बयान दिए। नेहरू जी का संदर्भ, ये भी नेहरू जी उस समय जाति प्रथा को तोड़ने की बात कर रहे थे। अम्बेडकर कहते हैं ये अंतहीन भाषण है। हम अब कुछ मामलों भाषणों से तंग आ चुके हैं। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए कुछ और कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि कुछ वास्तविक काम किया जा सके। सवाल है कि मान लीजिए कि अगर ये सब काम नहीं आया तो आप क्या विकल्प सोचते हैं? अम्बेडकर कहते हैं विकल्प के तौर पर कुछ भी संभव है। उदाहरण के लिए साम्यवाद। 1953 में अम्बेडकर की सारी व्यवस्था का एक विकल्प अगर कहीं देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो साम्यवाद है। प्रश्न आता है कि आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र देश के लिए काम नहीं करेगा? क्या लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा? अम्बेडकर का कहना है कि वास्तव में चुनाव व्यवसाय की परवाह किसे है? लोग भोजन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी भौतिकवादी जरूरतें पूरी हों। अमेरिका में लोकतंत्र है और ये काम करता है, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कभी साम्यवाद होगा। अमेरिका में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। संवाददाता पर प्रश्न करते हैं, लेकिन ये तो भारत में भी शुरू हो सकता है। अम्बेडकर बोले कैसे? हमारे पास ज़्यादा जमीन नहीं है, वर्षा दर बहुत कम है, हमारे जंगल कम है, हम क्या कर सकते हैं? आपके अनुसार इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है? अम्बेडकर बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार इन समस्याओं से निपट पाएगी। 1950 के दशक की सरकार, नेहरू जी की सरकार को कहते हैं। संवाददाता कहते हैं तो आपका मतलब है कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? हाँ, वास्तव में शायद बहुत जल्द। अगर इमारत की नींव ढहने लगी तो निचले तबके से ज़्यादा नुकसान होगा, यानी मेरे अपने लोग अनटचेबल छूट चुके। तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिस्टों का कोई प्रभाव पड़ेगा? अम्बेडकर कहते हैं नहीं, वे काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा है और मैंने अब तक कुछ नहीं कहा है। मुझे लगता है कि जो बात हमने की है इस समय, इसमें जो अम्बेडकर ने सवाल उस समय उठाए थे, उन पर एक तो हमें चिंतन करना चाहिए कि क्या अम्बेडकर गलत है या सही थे, तो किस हद तक थे, और वर्तमान में स्थिति क्या है। क्योंकि उनका सारा फोकस इस बात पर था कि जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था का लोकतंत्र है, ये तब तक अधूरा है और बेमानी जब तक सामाजिक जनतंत्र नहीं होगा और आर्थिक समानता नहीं होगी, यानी आर्थिक तंत्र सशक्त नहीं होगा, जो आज सामाजिक विकट स्थिति में है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के हिसाब से। अम्बेडकर की चिंताएं आज से 70 साल पहले ये थी। मुझे लगता है और आप सब सहमत होंगे कि चिंताएं आज भी होने की रही है। प्रशासनिक व्यवस्था का लोकतंत्र तो जैसा कुछ हम लोग देख ही रहे हैं सारे का सारा, और उसकी गहराई में कई वजह यही है कि जिन मुद्दों पे, जिन विषयों में काम होना चाहिए पर उन पर नहीं। लोहिया भी कहते थे, सप्त क्रांति की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे। विडंबना इस देश की है कि सप्त क्रांति नाम से ट्रेन तो चल सकती है, एक्सप्रेस चल सकती है, लेकिन क्रांति का कहीं जिक्र नहीं होगा। और दुर्भाग्य ये कि समाज में उदासीनता आ गई है सबकी।
कि आज जब इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने आते हैं तो बहुत कम संख्या में लोग सुन पाते हैं चीज़ों को। उसके बाद उसका जो प्रसार है उन चीज़ों का और भी कम होता है। हमने जब ये विषय सोचा था तो हमने सोचा था हरियाणा के संदर्भ में बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें तो चाहे हरियाणा की हो पूरे देश की हो एक सी ही है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अम्बेडकर जी का ये कहना था, और वो जो कि बहुत बड़े अथॉरिटी है इस विषय में और उनको बार बार कोट किया जाता है, तो उनका यहाँ मुझे लगता है चिंतन मन बहुत जरूरी है। तो अम्बेडकर को 53 के दशक में हार मान चुके थे, ये जो व्यवस्था आगे नहीं चलने वाली है ध्वस्त हो जाएगी, और उनका जो भरोसा था वो साम्यवाद में था। उनको लगता था कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, करेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हुई है पूरी आधी सदी में थी। अभी लोग ये कहने लगे कि व्यवस्था खत्म हो गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो चुका, कुछ नहीं होगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये शायद ये ट्रांजिशन का पीरियड है और शायद अभी थोड़ा अंधेरा पड़ेगा और उसके बाद में एक रोशनी होगी जो कि हल वहीं से निकलता है। अब लोकतंत्र खतरे में है ये जानने का सबसे बड़ा मानक आज के दौर में मीडिया है, क्योंकि जब जब मीडिया पर हमला होगा तभी आवाज़ आएंगी कि लोकतंत्र खतरे में है। आमतौर पर किसी पत्रकार को काम नहीं करने दिया जाएगा, उसका उत्पीड़न होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा बिना मतलब, अखबारों की आज़ादी बिल्कुल लगभग खत्म हो जाएगी, या अभिव्यक्ति का अधिकार बिल्कुल दफन कर दिया जाएगा लगभग। तो इस तरह के सारे के मुद्दे उठते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और भी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मुख्यतः लोकतंत्र पे हमला हम मीडिया का हमला ही मानते हैं। तो विषय हमारा था कि लोकतंत्र, समाज और मीडिया। तो अब हम मीडिया की बात जब करते हैं तो आज ऊपरी तौर पे आप किसी से बात करें तो कहते हैं जो भाजपा समर्थक लोग हैं सत्ताधारी दल के कि कोई खतरा नहीं है, पूरी आज़ादी। रवि शाह भी अपनी बात कर रहे हैं, अभिषाल भी बात कर रहे हैं, मुनि प्रशोन भी बात कर रहे हैं, अजीत अंजुम भी बात कर रहे हैं, सतीश त्यागी भी बात करता है। कौन रोक रहा है? हम लोग भी बातचीत करते हैं, कोई खतरा नहीं है, अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन कितने सलीके से और धूर्ततापूर्ण तरीके से ये काम हुआ है कि जो प्रधानमंत्री इतनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं उस पर भी भरोसा करने वालों के लोगों की कोई कमी नहीं है। और वो कहते हैं सही तो कह रहे प्रधानमंत्री के लोकतंत्र में हमारी आत्मा बसती है, भारतीय जनता पार्टी की भी आत्मा बसती है, लेकिन उन तथाकथित जो नामचीन पत्रकार हैं सारे के सारे जो एक मिशनरी पत्रकारिता कर रहे थे, उनको अपने सिस्टम से बाहर इतने तरीके से करा कि धीरे धीरे सब लोग बाहर आ गए। यानी संस्थानगत पत्रकारिता में उनका कोई जगह ही नहीं रही उनके लिए। उनको जितनी बेशर्मी से और जितना बेइज्जत करके निकाला गया है, एनडीटीवी का उदाहरण आपके सामने जिस तरीके से हुआ, और प्रणव राय से गौतम अडानी तक की जो सारी व्यवस्था बदली है वहाँ में, और किस तरीके से रवीश निकले, तो इन जो झटके लग रहे हैं लोकतंत्र को, इसको पढ़ा लिखा आदमी है, जो शिक्षित आदमी है, अशिक्षित भी है लेकिन उसको समझ है, वो इन चीज़ों को समझता है। दुर्भाग्य ये है और ये बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी फौज एक तैयार हो गई जो कहती है कि ना तो मीडिया को खतरा है ना लोकतंत्र को खतरा है, और इनको मानने इस बात को, इस नरेशन को मानने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन हम एक पैरेलल नैरेटिव तैयार नहीं कर पा रहे कि समाज के अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही, नागरिक समाज से वो आवाज़ नहीं आ रही जो ये कहे कि जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है इस तरह का कि मीडिया को खतरा नहीं है, लोकतंत्र को खतरा नहीं है, गलत है। इसके लिए जब तक सड़क के स्तर पर सारी चीज़ें नहीं आएंगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। संवैधानिक संस्थानों का जिस तरीके से एक तरीके से चीरहरण हुआ है, उन पर डिमोलिश किया जा रहा है, वो भी आप सबके सामने है। इवन न्यायपालिका जिस पर हम लोग बड़ा भरोसा करते थे और आज भी कोई नेता उसके खिलाफ भी अगर कोई वर्डिक्ट डालता तो वो कहता कि मैं अदालत के निर्णय का सम्मान करता हूँ, ये जानते हुए भी कि अदालत का निर्णय सही नहीं है। जिस तरीके से हमारे चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आए, उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के हैं कि उनको वो अवसर ही नहीं दिया जा रहा। हर एक चुनाव आयोग जैसी चीज जिसको मैं कहता हूँ उसकी पवित्रता पे, उसकी पावनता पे या उस पर शक करना भी पाप होना चाहिए था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि उसका जो संक्षिप्त रूप है लोग केंचुआ बोलते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग।
और वो सच में वो संचित रूप क्या, वो तो उसका पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। आज के चुनाव वाले वो केचवा ही है, केचवा में शायद रीढ़ के केचवा, और इतनी इतनी मतलब निर्लजता के साथ वो लोग व्यवहार करते हैं। सारा देश देख रहा है, रोज कोई ना कोई कांड हो रहा है कि कभी किसी को असली पार्टी घोषित कर दिया, कभी किसी दल को कह दिया ये नकली दल है, जबकि उसके कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है सारी के सारी। तो वो भी एक पक्ष लेकर चल रहा है, जुडिशरी आपका एक पक्ष लेकर चलती है, और जो और भी चीज़ें हैं जिनको संविधान की हम कसौटी पर कसते हैं, वो भी सारी की सारी लुट अवस्था में है। और उस सबके बावजूद भी आप दुस्साहस देखिए कि वो प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में है, और हमने इसको इवॉल्व किया, लोकतंत्र की जननी है, वो सारा देश उनको सुनता है। और दुर्भाग्य है कि उसको सच मानने वालों की कोई कमी नहीं है सारी। ये खतरा छोटा मोटा नहीं है, मतलब आप 5-6 लोग इस छोटे से शहर में कहीं बैठ जाए तो 3 लोग या 4 लोग उनकी उस विचारधारा को मानने वाले हैं, और वो 2 लोग जो बाकी लोग हैं तो सरेंडर कर देते हैं, यही मान के चलते हैं वो लोग इनको समझा तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर ये प्रचार प्रसार इसी तरीके से चलता रहा तो आप देखिए बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के सामने आ जाएगा। ये गंभीर प्रश्न है जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जहाँ तक हरियाणा के संदर्भ की बात है, मीडिया की स्वतंत्रता जो मानक है हमारी लोकतंत्र को तय करने का, यह कहते हैं कि आपातकाल जून 75 में शुरू हुआ। ये कहते हैं हरियाणा में तो आपातकाल उससे पहले शुरू हो गया। उससे पहले शुरू होने का सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारे विकास पुरुष की छवि रखने वाले चौधरी बंसी लाल हैं, उनके टाइम में 70 के दशक के जो प्रारंभिक वर्ष 71-72 के, उस समय ही सारी चीजें शुरू हो गई। रिवासा कांड मेरे ख्याल से आपातकाल से पहले ही होता है। तो आज हम चौधरी बंसी लाल जी की अगर बात करें तो उनके प्रति बहुत लोगों का सम्मान इसलिए है कि वो उन्होंने विकास बहुत किया, डेवलपमेंट बहुत किया, लेकिन जो बुनियादी चीज़ थी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, उनके टाइम में जिस तरीके से उनको डिमोलिश किया गया वो अपने आप में खतरनाक चीज़ थी। लेकिन हमारे इससे ही लगता है कि हमारे लिए विकास का प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के पीछे छूट जाता है। इस विषय पर भी हमें सोचना होगा कि हमारे लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, हमारे लिए डेवलपमेंट या जो भौतिक आवश्यकता है वो ज़्यादा पूरी करनी है। तो हरियाणा में तो शुरू हो गया था। अरे मैं राज्यसभा में मैं प्रोसीडिंग देखता हूँ कई बार, एक दी ट्रिब्यून अखबार उस समय होता था, हिंदी का तो नहीं आया था। चौधरी बंसी लाल जी ने उनके थोड़ा सा वो खिलाफ लिखता था, या उनको लगता था कि मेरे खिलाफ लिखा गया, उसके विज्ञापन बंद कर दिए। और सबसे ज़्यादा विज्ञापन दिया जाता था नेशनल हेराल्ड को, जिसकी मुझे नहीं लगता उस जमाने में हरियाणा में 100 प्रति भी आती होंगी टोटल। लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन क्यों दिया जाता था? क्योंकि कांग्रेस का अखबार तो सत्ताधारी दल का अखबार था, और ट्रिब्यून पर उन्होंने सारे तरह के हमले किए। और बिल्कुल उनकी पूरी जो फंक्शनिंग थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें वो सारी चीज़ें आज भी लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर था, और उनका जो टाइम बाउंड था, ये कर दो वो कर दो, वो सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी लगती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि केवल एक व्यक्तिगत सनक है, खानक है खास किस्म की जो मैंने कह दिया वो होना ही चाहिए? तो अगर लोकतंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें उसकी जो बात में है उसको तो जिंदा रखना होगा। कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र के बिना हम कैसी चीज़ों को चलाएंगे? ठीक है, एक निर्णय बहुत ज़्यादा जनता के हक में जा रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आप पूरे कैबिनेट को एक साइड पर रखें, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को एक तरफ रखें, केवल अपने मन चाहे निर्णय ले रहे हैं, तो उनको लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता। और मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए भौतिक चीज़ें, रोजी रोटी की तमाम चीज़ें मिलती रहें, ये महत्वपूर्ण है या लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, या विकास होता रहे और तानाशाही चलती रही तब महत्वपूर्ण है, या इसके बीच का कोई रास्ता हम निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि आम आदमी जो अम्बेडकर खुद कह रहे हैं कि इसकी भौतिक आवश्यकता पूरी होती रहे, तो ये सवाल तो 50 साल 70 साल पहले भी था, ऐसे ही खड़ा था और आज भी ऐसे ही खड़ा है। हमें ये चिंतित तो करना होगा कि क्या वास्तव में लोकतंत्र को हम बहुत ज़्यादा अधिमान तो नहीं दे रहे थे, या तो बीच का कोई ऐसा सर्वसम्मत कोई रास्ता निकले कि जिसमें ये भी चीज़ें और वो भी,
क्योंकि लोकतंत्र में आपको कहीं ना कहीं नियम बनाने पड़ेंगे। नियम जहाँ भी बनेंगे वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित तो करेंगे। अब अमेरिकी लोकतंत्र की बहुत चर्चा होती है, वहाँ 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट का चुनाव में आप हिस्सा नहीं ले सकते। अधिकतम कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म लेगा, 4-4 साल के 8 साल हो गए, तो 90 साल अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो इसकी अलोकतांत्रिक तो है, उसके आप राइट को बाधित कर रहे हैं नियम बना के। या मतलब वो छोटी सी ट्रैफिक के रूल्स हैं, समाज में रहने के नियम हैं, वो भी हमें बनाने पड़ेंगे कहीं। यानी स्वच्छंदता, अराजकता और स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं हमें फर्क करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य है कि इन सारे मसलों पर हमारे समाज में चिंतन बहुत कम होता है। चिंतन भी हो जाए तो लेकिन बहस नहीं होती इन सारे मुद्दों को लेकर। मुझे लगता है अगर 50 साल से वो बहस लगातार चल रही होती तो हम एक ऐसा जिम्मेवार नागरिक समाज पैदा करने की स्थिति में थे जो आज खड़ा हुआ मिलता, लेकिन वो कहीं नहीं नजर आता या बहुत कम नजर आता। हरियाणा की बात जब हम करते हैं तो मैं डी.आर. चौधरी जी को पढ़ रहा था, यहाँ की सोसाइटी की बात आ जाएगी कि हमारा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात उसमें लिखी है कि सिविल सोसाइटी इन हरियाणा इज वेरी फ्रेजाइल। चौधरी साहब सब लोग परिचित हैं, बहुत अध्ययन था, बहुत बढ़िया समझती उनकी। अथॉरिटेरियनिज्म ऑपरेट्स एट एवरी लेवल, फ्रॉम द फैमिली टू द स्टेट गवर्नमेंट। A state in such a milieu ends up as a thief of an individual surrounded by the pack of fixers and the quizzics. तो वो बिल्कुल सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हर लेवल पे हरियाणवी समाज में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति है। व्यक्तिगत परिवार से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, और सारे इस पूरे वातावरण में प्रदेश जो है एक फीफ के रूप में, जागीर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। और जो भी सत्ताधार पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो दलालों से घिरा हुआ है। ये डी.आर. चौधरी जी का कहना था, और मुझे लगता है कि हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है मानने में कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, बहुत लोग कहेंगे हरियाणा का समाज बहुत डेमोक्रेटिक है, जब हम पंचायतें होती हैं तो जो पंचायत का अध्यक्षता कर रहा होता है वो बेचारा वहीं पे बैठा जाता है, धरती पे बैठता है। और हमारे तो जी हो सकता है हम जीवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि हम कह सकते हैं उसके आधार पर कि हमारा समाज बहुत डेमोक्रेटिक है, लेकिन आधुनिक अर्थों में डेमोक्रेटिक होना और मॉडर्निटी की जो डेफिनेशन डी.आर. चौधरी ने बताई आगे चलते, वो भी मैं कोट कर रहा हूँ, उस पर भी हमें चिंतन करना होगा। वो कहते हैं कि मॉडर्निटी ट्रीट्स एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ वंस परफॉर्मेंस, वंस लिंकेज टू द तो कहने का ये कि पर्टिकुलर जाति या जो धर्म से उसका जुड़ाव है व्यक्ति का, उससे उसकी पहचान नहीं बनती। उसकी जो इंडिविजुअल पहचान है, उसकी जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत उपलब्धियां वो मैटर करती हैं। ये मॉडर्निटी की डेफिनेशन है। लेकिन इस पैमाने पर अगर हम देखें, मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, कभी रिजल्ट आया है ALM असिस्टेंट लाइक, तो उसके लिए लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और कई मैंने ऐसे मैसेज पढ़े कि समाज को इस चीज़ पर बड़ा गर्व है कि हमारा बेटा ALM बना है। तो मतलब इस छोटी सी उपलब्धि में, छोटी सी नौकरी पे समाज में गौरव की भावना पैदा होती है। या और बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाए, कोई छोटी सी नियुक्ति हो जाए, समाज को बड़ा गर्व है कि अमुक समाज का व्यक्ति जो है वो प्रशासनिक सेवा में आ गया या किसी राजनीतिक दल में किसी पद पे आ गया है। जबकि मॉडर्निटी ये कह रही है, आधुनिकता ये कह रही है कि आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि जो है वो मायने रखती है, आपकी वो परफॉर्मेंस मैटर करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एसोसिएशन विद एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन। हमारे यहाँ तो सारा उल्टा हुआ है। इसका मतलब जो आधुनिकता की परिभाषा है, और न केवल डी.आर. चौधरी साहब बल्कि सारे सब लोग मानते हैं मॉडर्निटी यही है कि जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उसकी रुचि, उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें होनी चाहिए। बजाय इसके हमारे यहाँ तो सीधे सवाल होते हैं। तो सवाल मतलब आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको तब तक चैन नहीं आएगा जब तक ये इंश्योर ना कर लें आप किसकी कास्ट क्या है। छोटे छोटे बच्चे मेरे को मिलते हैं, बताते हैं कि बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर हम अपना नाम बता दें कि भी मेरा नाम अनिल है, तो पूछते हैं व्हाट अनिल, अनिल क्या? अनिल या सुनील होना पर्याप्त नहीं है, आपको आगे बताना पड़ेगा कि आप क्या हैं।
और अगला आदमी तब तक अपना मन खोल के आपसे बात नहीं करेगा जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि ये किस जाति का है। ये धर्म का मसला है। अगर कहीं कंफ्यूजन सा पैदा होता है कि देखने वाले में आदमी लग रहा है कि वो हमारे धर्म की पहचान के चिन्ह कम है, तो हम जब तक परेशान रहेंगे तब तक ना पता चल जाएगा। तो जो बुनियादी तत्व है आधुनिकता के, जो बुनियादी तत्व है लोकतंत्र होने के, वो तो सब हमारे समाज में, ये नहीं कह पूरी तरह लुप्त है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, जिन्हें इस समय हमें इन प्रश्नों से जूझना ही नहीं चाहिए था। अगर हम सही दिशा में चल रहे थे लोकतंत्र के लिए, तो 75 वर्ष बाद अमृत काल, सही मायने में अमृत काल होता और हम एक नए भविष्य की ओर देख रहे होते। लेकिन विडंबना ये कि आज भी हम अतीत की तरफ ही देख रहे हैं। आज भी ओवैसी दिन जो है वो उनसे पूछा जा रहा है, वो निशिकांत दुबे नाम का सांसद है, संसद में कितना बढ़िया सवाल है कि ये बताएं ओवैसी साहब मेरे को कि एक सवाल का जवाब दे दें कि वो जो था बाबर, वो आक्रमणकारी था कि नहीं था। और वो कह रहे हैं कि मैं 47 के बाद पैदा हुआ, मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे, लेकिन उनके पास भी कहने को वो भी पूछ रहे हैं कि पुष्यमित्र सूक्त कौन था, और कौन था वो कश्मीर का राजा जिसके पास एक विशेष सेना थी जो मंदिर को ढाने के लिए होती थी। मेरे कहने का आशय कि ये जो संसद में इस तरह की बहस हो रही है, इस तरह की बहस का स्तर है, इनसे हम लोग क्या क्या हासिल करना चाहें। और आज चलिए मान लीजिए कि हमने अपने जीवन के 75 वर्ष, उपलब्धियां तो बहुत हैं, लेकिन उसमें काफी समय हमने जाया कर दिया है और हमारी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, तो क्या हम भविष्य की तरफ सोच पा रहे हैं? और अगर हम भविष्य का कोई सपना देख रहे हैं, तो क्या लोकतंत्र उसमें बाधा है? जैसे अभी एक कोई बहुत बड़े विद्वान थे भारत के, उन्होंने कहा टू मच डेमोक्रेसी। उन्हें ये चिंता है कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हो गई है, फिर क्या परेशानी होगी? क्योंकि ज्यादा होने की वजह से विकास नहीं हो पा रहा। तो विकास क्या केवल डंडे के सहारे होगा? और आम आदमी आगे ताज्जुब करेंगे, हमारे बहुत लोगों से जो मेरा साथ का पड़ता है वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान के लोग डंडे के यार हैं, ये भेड़े हैं, इनको हाँका ही जा सकता, ये और कोई भाषा नहीं समझते। इस सोच को कैसे निकाला जाए वहां से? तो लोकतंत्र की स्थिति जो भारतवर्ष में है, वो शेष अपने हरियाणा में भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो समाज की स्थिति वो आपने देख ली, समाज की क्या रिएक्शन लोकतंत्र को लेके, और मीडिया चूंकि रिफ्लेक्ट करता है, एक पैमाना है जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि कितना लोकतंत्र है या नहीं है, उस आधार पर। तो तीनों ही जगह स्थिति निराशाजनक है। इतनी निराशाजनक भी नहीं है कि हम उसको बातचीत ही करना छोड़ दें, पूरी तरीके से बैठे जाए, बात तो होंगी। और निराशा का स्तर ये भी नहीं है कि हम ये उम्मीद छोड़ दें कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आगे नहीं आएगा। मुझे लगता है कि चीज़ों में सुधार आएगा धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना भी बाकी है। सबसे बड़ा संकट यह है, ये प्रश्न उठ रहा है कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे या होंगे। बहुत से लोग कहते हैं चुनाव तो होंगे, लेकिन चुनाव नहीं होंगे। आप वोट देंगे तो हो जाएगा जो कुछ सही होगा। ये भी हो सकता है जैसे बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं कि वहाँ कैंडिडेट वहाँ भी हैं, लेकिन सब एक ही पार्टी के हैं, नंबर 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। तो उनमें सब या 2 नाम वापस ले लें या बैठ जाएं, या जिसको वो चाहेंगे कर लेंगे। और ये गंभीर प्रश्न तो है। मुझे वो जो साक्षी जी महाराज हैं, इनके उनका बयान याद आता है। 2014 के बाद शायद उन्होंने 16 में दे दिया था, और कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा, मैं साधु हूँ, संत हूँ, आध्यात्म की शक्ति के बल पर जानता हूँ कि अब चुनाव नहीं होंगे, 50 साल भूल जाओ। उन संत महोदय का आध्यात्म में उनको ज्ञान दे रहा है कि नहीं होने जाने की। और बहुत लोग मानते इस चीज को, चुनाव नहीं होंगे। और इसके बरक्स लोग खड़े भी ये भी कहते, जब हम कहते हैं चुनाव नहीं होंगे, तो क्या निकाल, क्या हासिल कर दिया चुनाव में आपने? 75 साल से हो रहे, कुछ मिला है क्या? और वो इस हद तक वकालत करते हैं अपने नेता की या उसके वक्तव्य की कि आपके सारे तर्क ढीले पड़ जाएंगे। तो डेमोक्रेटिक फोरम इन तमाम प्रश्नों को लेकर, चूंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो डॉक्टर आप ही के ऊपर है, क्योंकि इसमें तो नाम ही डेमोक्रेटिक आ गया। तो हम लोग बैठ के इस पर चिंता करते रहें, बात करते रहें, चिंतन करते रहें, और ये भी बहुत जरूरी है।
ये इस बात का द्योतक तो है, प्रतीक है, समाज तो अभी मरा नहीं है, जिंदा है। उतना प्रभावी नागरिक समाज हमारा नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन अगर ये आवाज़ें भी बंद हो गई, और इन आवाज़ों का ऐसा नहीं असर नहीं हो रहा, जो सर्वशक्तिमान है वो इन्हीं चीज़ों से डर भी रहा है। लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में उनको देखे तो वो बड़ा खुश होते हैं। बड़े अच्छे पढ़े लिखे उस विचारधारा के लोगों से मेरा मिलना होता है। बोले क्या कि साहब क्या हल क्या है आपके पास, बताओ कैसे इसका समाधान करोगे। मैंने कैसे बोला, 82 करोड़ को तो हम राशन दे रहे हैं, और उनको हमने एक नई जाति का नाम दे दिया, वो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है। और उनके अंदर से तो हमने अनाज के बदले क्रांति ले ली। हमारा 5 किलो राशन जो है वो आपकी क्रांतिकारी बातों को भारी पड़ता है, उनकी जरूरतों पूरी करता है। जो सबसे ऊपर शिखर पे बैठे हैं वो हमारे अपने लोग, और मिडिल क्लास को हमने झुंझुना दे रखा है हिंदू राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का। और आप अगर मध्यम वर्ग के अपने मिडिल क्लास से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, महंगाई वगैरह ये कोई इशू नहीं है। तो उनके लिए इशू है भी नहीं, मंदिर बनना चाहिए। आपने कहा अब तो राम मंदिर का मुद्दा तो चलो जी, बड़े दीदी आप नहीं समझते, ज्ञान बापी आ गई ना, कितने खुश हैं वो। और उसके बाद तो बोले कि विश्व हिंदू परिषद कहती है करीब 3500 मंदिर है, तो उनका एजेंडा तो सदियों का है। इस धारा को जो खतरे पैदा हो रहे हैं लोकतंत्र के सामने, हमारी आज़ादी के लिए, इन पे कैसे हम आने वाली पीढ़ी को तैयार करें, ये सारा भी हमें सोचना होगा। इस जब क्वेश्चन आंसर होंगे या आप लोगों के विचार मिलेंगे, तो मेरे पास तो केवल समस्याएं थी, ये सारी चीज़ें थी, और मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ कैसे रास्ता निकलेगा। रास्ता दिखाने की मेरी हैसियत है, न स्थिति है, लेकिन इसी बहस में से शायद कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। आप लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, जनतंत्र के बारे में बोलते रहेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेंगे। हरियाणा के साथ तो एक बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा को हम इसलिए दे देते हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र है, और हरियाणा कई बार राह निकालता है जब अंधेरा होता है चारों तरफ, तो हरियाणा कुछ नया सोचता है। उसका उदाहरण देते हैं कि जब 415 सीटें लेके राजीव गांधी आए थे तो हरियाणा ही था जिसने एक नई किस्म की राजनीति की, और 85 सीटें लेके देवीलाल जी की पार्टी 5 कर गए। ऐसा नहीं है कि गांधी के आंदोलन से भी बहुत सारे, कांग्रेस निकली आंदोलन से निकले, जयप्रकाश के मूवमेंट से भी लोग निकले, और अब जो असली नकली जो भी हैं अन्ना हजारे उनके मूवमेंट से भी निकले। सवाल ये भी बड़ा गंभीर है कि इनसे लोग जो आंदोलन की आग से तबके बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकलती जैसी सत्ता से साबका पड़ता है, ये इतने भ्रष्ट, इतने दुराचारी हो जाते हैं कि इनसे निपटने के लिए कोई आंदोलन करना पड़ता है। जयप्रकाश के आंदोलन से तो अच्छे लोग निकले, और जब जवान आदमी, एक रोमांटिसिज्म होता है खास किस्म का परिवर्तन का और क्रांति का, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, सारे के सारे जो आज सरकारें चला रहे हैं, जनसंघ पार्लियामेंट में, ये सब अच्छे लगते थे हमें उस समय, और हम इनके भी नारे बोलते थे जिंदाबाद। आज इन्हें हटाने के लिए फिर हमें करना पड़ रहा है मुर्दाबाद की छोड़ो। तो हर आंदोलन के गर्भ से, कोख से जो लोग निकलते हैं, वो प्रारंभिक चरण में आंदोलन के दौरान बहुत अच्छे लगते हैं, और बाद में जाकर उनकी स्थिति हो जाती है कि वही समाज के लिए एक खतरा बन जाते हैं। तो जो लेसर इविल वाली बात है, और हमारे पास एक छोटी बुराई हमें हर चुनाव में चुनी है, और ये जो लोग हैं इतना बड़ा अच्छा एक सिस्टम इन्होंने पैदा किया हुआ है कि भाई चलिए हमें भ्रष्ट मान लिया तो अब इन वालों के बारे में सोच लो। वो जो कम बुरे हैं फिर हम उनका चुनाव कर लेते, उठाते हैं। जब वो आ जाएंगे सत्ता में तो फिर उनकी बुराई का आकार फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके बाद फिर छोटे वाले आ जाएंगे। ये जो दुष्चक्र है सारा का सारा, इसको तोड़ने का, इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो, ये समाज की जिम्मेवारी हमेशा ज़्यादा दे रही है, हम सोच कर बताएं, और फिर उसका एग्जीक्यूशन जाके सड़कों पर या जाके बीच में समाज हो। यही मैंने आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं, अगर मुझसे हैं तो मैं दे पाऊँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
काफ़ी